हमारे साथ बने रहे। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, इससे लेकर इस वक्त अपडेट मिल रहा है और जाहिरा तौर पर जो मेहमान है राजनीति से जुड़े हुए उनकी भी नजर इस खबर पर जरूर होगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी, मध्य प्रदेश की अगर बात कर ली जाए 5 सीटें होल्ड पर हैं और क्या वो 5 सीटें आज डिक्लेयर हो पाती है, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, सभी की नजर रहेगी क्या बीजेपी की सेकेंड लिस्ट में उन 5 सीटों की जगह है, क्या उनके प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने सेकेंड लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इन सेकेंड लिस्ट में बालाघाट से भारती पारधी का नाम, सेकेंड लिस्ट की अपडेट आपको दे रहे हैं। बालाघाट से भारती पारधी को चुनावी मैदान में उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी की सेकेंड लिस्ट से जुड़ी हुई। हालांकि यहां पर बिसेन की बेटी का नाम निकलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब ये बड़ा अपडेट आपको बता दें, बालाघाट से भारती पारधी को मौका दिया गया। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, रिपीट, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का गढ़ है। और छिंदवाड़ा से, यहाँ छिंदवाड़ा से भी नाम सामने आ गया है। छिंदवाड़ा से किसको दिया है टिकट आपको बताते हैं थोड़ी देर में। बालाघाट से भारती पारधी, उज्जैन से अनिल फिरोजिया को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट मिला है। लीजिए, लगातार विवेक बंटी साहू बार बार कांग्रेस को, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, उन्हें मुकाबला दे रहे हैं, उन्हें टक्कर दे रहे हैं। विवेक बंटी साहू युवा के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर कमलनाथ को बेटे की तरह इंट्रोड्यूस किया गया, अब आपका ये बेटा आपसे मौका चाहता है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू। और ये 3 सीटें हो गई, उज्जैन हो गया, बालाघाट हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। धार से सावित्री ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। सावित्री ठाकुर पर अपना विश्वास, महिला प्रत्याशियों को बीजेपी ने इस बार आगे किया है। ललित, पहली लिस्ट अगर देख ली जाए, पहली लिस्ट इंदौर से शंकर लालवानी, रिपीट, ये नाम लगभग तय था। न्यूज़ 18 लगातार ये आपको बता रहा था। हालांकि बिल्कुल, और कहा गया, बहुत पीछे बयान आए, ट्विस्ट आए, वापस लिए गए, लेकिन शंकर लालवानी के नाम पर मोहर लगा दी है। और कल मेरा ख्याल है आप इसे जोड़ भी रही थी, सीएए को लेकर इन्होंने बड़ा काम किया। बिल्कुल, सीएए को लेकर लगातार यहाँ पर आवाज उठा रहे थे और उसी का फायदा मिला। शंकर लालवानी के नाम पर वापस से मोहर, वापस से भरोसा। हालांकि बीच में कैलाश विजयवर्गीय ने जो बयान दिया उससे थोड़े संशय की स्थिति बन गई, लेकिन आखिरकार शंकर लालवानी, और जैसे ही सीएए का ऐलान हुआ, यह लगभग तय मान लिया गया। इंदौर सीट और उज्जैन, इस पर दरअसल बीजेपी के लिए पेच बहुत ज्यादा थे। भाई और ताई एक फैक्टर यहां पर काम करता है, पुराने सांसद को रिपीट करने का एक फैक्टर यहां पर काम करता है, महिलाओं को टिकट देने का एक दबाव भी था। 195 में से याद करिए, पिछली लिस्ट मैं अपना आपको बताऊं कि तकरीबन 20% महिलाओं को टिकट दिया गया। बिल्कुल, शंकर लालवानी के नाम पर संशय जताया था कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन दिल्ली पहुंच गए शंकर लालवानी और टिकट देखिए पक्का यहां पर हो गया है। सीएए के लेकर आवाज उठाने का फायदा मिला और यहां लगातार धार से सावित्री ठाकुर पर भरोसा, उज्जैन से वापस सिटिंग एमपी को अनिल फिरोजिया को टिकट दिया है बीजेपी ने। वापस विश्वास दिखाया है, 5 की 5 सीटें जो होल्ड पर थी वो डिक्लेयर हो गई हैं। तो लगातार जो उज्जैन से नाम निकलकर सामने आ रहा था, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, जो नाम उज्जैन से निकलकर सामने आ रहा था, एक जाटवा सरनेम आपने सुना होगा, डॉक्टर प्रभुलाल जाटव है और वो बहुत करीबी माने जाते हैं डॉक्टर मोहन यादव के। इसके चलते फैसला आलाकमान ने लिया और मौका अनिल फिरोजिया को। धार से सावित्री ठाकुर मैदान में, इंदौर से शंकर लालवानी मैदान में, छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू। एक तरह से पिछली बार नत्थन शाह यहां पर थे और वोट का परसेंटेज यानी तकरीबन 30,000 का विनिंग मार्जिन था। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या विवेक बंटी साहू उस जगह तक पहुंच पा रहे हैं, जीत पा रहे हैं? ये सब जनादेश की बातें, ये आगे क्लियर होगा। विवेक बंटी साहू छिंदवाड़ा से, सावित्री ठाकुर धार से, भारती पारधी बालाघाट से। यहां से नाम मौसम बिसेन का भी चल रहा था, जिन्हें विधानसभा का टिकट दिया गया, लेकिन खड़े उनके पिता हुए। एन वक्त पर मौसम बिसेन की तरफ से यह पता चला कि साहब वो बीमार है, उनका भी नाम यहां से चल रहा था। बालाघाट ये पारंपरिक सीट है इस परिवार की। तो धार से सावित्री ठाकुर पर अपना विश्वास पार्टी ने यहां दिखाया है। पहले भी सांसद रह चुकी हैं सावित्री ठाकुर और अब एक बार फिर चुनावी मैदान में। बीजेपी ने ये 5 सीटें होल्ड पर थी। पहली लिस्ट में 24 सीटों के नाम थे और अब सेकेंड लिस्ट में बची हुई 5 सीटों के नाम यहां सामने आ गए। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी जुड़ गए। शैलेंद्र, बीजेपी की सेकेंड लिस्ट और 5 के 5 नाम डिक्लेयर एमपी के लिए बचे जो हुए थे।
हाँ देखिए, बिल्कुल जो 43 नामों की सूची जारी, उसमें मध्य प्रदेश के बाकी 5 नाम घोषित हो चुके हैं और जो कि चर्चा थी कि 5 सीट में से 2 महिला उम्मीदवारों को और बीजेपी टिकट देगी, तो वो टिकट आज दिए गए हैं। धार से सावित्री ठाकुर, जो कि 2014 में सांसद थी, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस के उमंग सिंगार, उनको चुनाव हराया था। एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया। 3 बार के सांसद छतर सिंह दरबार का टिकट काटा है। यहाँ पर सावित्री ठाकुर को फिर से मौका मिला है। इसी तरह बालाघाट से चौंकाने वाला नाम डॉक्टर भारती पारदी को टिकट दिया गया है। पारदी काफी समय से सक्रिय रही संगठन में और अभी तक कोई बड़ी प्रोफाइल नहीं थी, लेकिन उन्हें सांसद का टिकट देकर पार्टी ने चौंका। यहाँ पर गौरी शंकर बिसेन की जो बेटी है, मंत्री पूर्व, उनकी मौसम बिसेन का नाम सबसे आगे था, लेकिन उनकी जगह डॉक्टर भारती पारदी को टिकट दिया गया। यहाँ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार का भी नाम था, लेकिन पार्टी ने यहां पर भारती पर भरोसा जताया। इसीलिए सबसे बड़ी हॉट सीट जो मध्य प्रदेश की इंदौर को लेकर काफी कवायद थी कि यहां पर कोई महिला चेहरा हो सकता है, लेकिन यहां पर पार्टी ने एक बार फिर से सांसद शंकर लालवानी पर भरोसा जताया है और शंकर लालवानी यहां पर पिछले चुनाव में भी काफी बड़े मार्जिन से जीते थे और एक बार फिर उन्हीं को पार्टी ने टिकट दिया है। और दूसरा टिकट उज्जैन से भी रिपीट हुआ है, जो अनिल फिरोजिया, उन्हें वापस से टिकट दिया गया है। फिरोजिया के नाम को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति थी, लेकिन एक बार फिर संगठन की राय के बाद, सलाह के बाद उन्हें ही मौका दिया गया है। तो यहां पर जो 5 चेहरे हैं, छिंदवाड़ा के जरूर हम बात करेंगे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के जो बेटे तो उनके सामने यहाँ पर विवेक बंटी साहू को मौका दिया गया है। विवेक साहू यहाँ जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। और दूसरी बड़ी ये बात है कि उन्होंने कमलनाथ को चुनाव में काफी कड़ी टक्कर भी दी थी, तो यहाँ पर बंटी साहू अब नकुलनाथ के सामने होंगे। काफी यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी चुनाव में और ये लग रहा है। तो बिल्कुल ये बात सही है आपकी कि छिंदवाड़ा में टक्कर देखने को मिलेगी। विवेक बंटी साहू, जैसा कि आपने जिक्र किया, कमलनाथ के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, पिता के खिलाफ लड़ चुके हैं, पुत्र के खिलाफ अब लोकसभा में रहेंगे। एक और बात जो समझ से परे है, इंदौर को लेकर मेरा ख्याल है ऐसा, शैलेंद्र, राजनीति के जानकार ऐसा कहते हैं कि वहां के भाईताई के समीकरण और इन सबसे इतर, क्या सीएए का भी इफेक्ट है? क्योंकि सांसद शंकर लालवानी तब सवालों के घेरे में आ गए थे जब बावड़ी कांड हुआ था। इसके बाद यह माना जाने लगा था कि नाराजगी है उन्हें लेकर, लेकिन सीएए के ऐलान ने उन्हें एकदम पुशअप कर दिया, ऊपर कर दिया। शैलेंद्र, ललित, बिल्कुल देखा आपने, बिल्कुल सही बात कही है। यही बात है, हमने संगठन से भी कुछ नेताओं से बात की थी, क्योंकि यहां पर बार बार ये बात आ रही थी कि इंदौर से किसी महिला चेहरे को टिकट दिया जा सकता है। अगर आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान सुना हो, राष्ट्रीय महासचिव, उनके मुंह से भी ये बात निकली थी कि यहां पर शंकर लालवानी का टिकट तो कट गया, कोई महिला को मिल सकता है, ये बात आई थी। हालांकि उन्हें बाद में अपना बयान वापस लेना पड़ा था। लेकिन सीए का जो इफेक्ट है, क्योंकि सीएए के कारण ही शंकर लालवानी का टिकट वापस हुआ है, इससे वो क्योंकि सिंधी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और यह बात सामने आई भी थी कि किसी सिंधी का अगर टिकट सांसद का काटा जाएगा, समाज का तो गलत मैसेज जाएगा और अभी सीए लागू हुआ। इसी वजह से शंकर लालवानी पर फिर भरोसा जताया गया है और एक बार फिर शंकर लालवानी यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारे। और शायद वजह यह भी है, आपने सिंधी समाज का जिक्र किया, आजादी के बाद जो शरणार्थी पहुंचे थे, उनके एक बड़ी बसाहट जो थी, मेरा ख्याल है 3 से 5 हजार, मैं तब के दौर की बात कर रहा हूं, 47, उनकी एक बड़ी बसाहट को इंदौर में रखा गया था। इसका भी इफेक्ट मिलेगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये यही बात है। हमारे साथ अभी यहाँ पर सिंधी नेता हैं, बड़े जो भाजपा के प्रवक्ता भी रहे, प्रकाश मीरचंदानी भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करते हैं। ये भी काफी समय से यहाँ पर प्रतिनिधित्व करते रहे। एक बार फिर इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट दिया, सिंधी समाज की मांग भी थी कि उन्हें टिकट दिया जाए। देखिए, शंकर लालवानी जी सिंधी समाज के सीनियर लीडर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और उनका जो कार्यकाल रहा, मुझे लगता है कि अच्छा कार्यकाल रहा है और तमाम बार उन्होंने सिंधी समाज की बातें पार्लियामेंट के अंदर रखी हैं। उन्होंने जैसे अपनी शपथ भी जो सांसद की थी वो सिंधी भाषा में जाके ली थी उन्होंने, और 1-2 बार उन्होंने सिंधी में वक्तव्य, सिंधी समाज की मान सम्मान को करने की दृष्टि से अपने वक्तव्य भी सिंधी में वहां पर लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी से अनुमति से लेकर पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से एक सुयोग्य व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, इंदौर को सबको साथ में लेकर चलते हैं, इंदौर के लिए काफी काम कर रहे हैं।
और माननीय कैलाश जी से भी उनसे अच्छी ट्यूनिंग है और सरल मृदभाषी और सरल व्यक्ति हैं और कैलाश जी ऐसे व्यक्तियों को पसंद करते हैं। और जहां कैलाश जी को भी पता चला था कि शंकर का शायद टिकट नीचे ऊपर हो रहा है तो उन्होंने वहां उनकी मदद भी करी है, ये मेरी जानकारी में है और इसीलिए अच्छा हुआ है, जो भी हुआ अच्छा हुआ है। देखिए बिल्कुल और अब सही कहा आपने शैलेंद्र, और यही वजह है कि अब चूंकि एकदम से अचानक से ये मामला भी सामने आ गया है और ये भी सही है कि उन्होंने सिंधी भाषा में वक्तव्य दिए, शपथ ली, ये वाकई जो बड़ी बात है उस लिहाज से, और उन्हें ही टिकट मिला है। एक बात और है कि धार के जो राजनीतिक समीकरण है अब वो किस तरह से हो जाएंगे शैलेंद्र, बहुत शॉर्ट में प्लीज। हाँ देखिए बिल्कुल, धार को सावित्री ठाकुर के लिए धार नया नहीं है, वो धार में 2014 में जीती थी और उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, जो अभी यूथ चेहरा है, जो कांग्रेस के दो बड़े चेहरे जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, उन्हीं उमंग सिंगार को बड़े चुनाव में हराया था। तो सावित्री ठाकुर अब पिछले चुनाव में टिकट कटा, लेकिन वो किसी कंट्रोवर्सी में नहीं है, बड़ा आदिवासी चेहरा है और उनकी एक अच्छी पकड़ है और सामान्य चेहरा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की एक रणनीति भी थी कि महिला नेत्रियों को मौका देना है, तो जब समीकरण सारे बदले तो सावित्री ठाकुर उसमें फिट बैठी। हाँ। और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव हुआ था 4 महीने पहले, इन सब के बीच शैलेंद्र संकट बीजेपी के सामने ये आया क्या इसमें एड ऑन करने की जरूरत है कि इंदौर खंडपीठ ने कहा है कि धार भोजशाला का एएसआई सर्वे होगा, ये बड़ा गेम चेंजर है, इसमें तब्दीली लाएगा, पोलराइजेशन बढ़ाएगा। बिल्कुल, देखिए धार भोजशाला को जो हाईकोर्ट का जो फैसला आया उसके वापस से सर्वे होगा तो निश्चित ही धार भोजशाला एक बड़ा वहां गर्म मुद्दा रहा है और पिछले कई दशकों से वहां पर भोजशाला को लेकर कहीं ना कहीं सामाजिक एक वो माहौल रहा है कि वहां पर सांप्रदायिक कई बार हिंसा भी हुई। तो निश्चित ही इस बार का चुनाव ये भोजशाला मुद्दा सबसे गर्म रहेगा और अब सावित्री ठाकुर को टिकट भी दिया गया, बीजेपी की रणनीति को और धार देने का काम करेगा। धार भोजशाला को हिंदू समाज जो है मां वाग्देवी का मंदिर मानता है और जाहिर तौर पर अब सियासी सुगबुगाहट बढ़ेगी तो इस मामले पर चर्चा और बढ़ेगी। पुनीत भी लगातार जुड़े हुए हैं। पुनीत, पवन गौड़ आपको टीवी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। बिल्कुल, मेरा सवाल है पवन से। पवन, ये पहले कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश की जो 5 सीटें होल्ड की गई हैं इसमें जो टिकट वितरण है इस पर काफी कवायद करनी पड़ेगी और कैलाश विजयवर्गीय ने तो इशारों में यह तक कह दिया था कि टिकट कटने वाला है और महिला को टिकट मिलेगा या कोई सेंट्रल से कोई केंद्रीय नेतृत्व कोई यहां पर आ सकता है, उतर सकता है। लेकिन सारी बातें बाद में, हालांकि उन्होंने कहा कि मैं तो मजाक कर रहा था और यह उनकी बात सच निकली कि मजाक ही हुआ और टिकट मिल गया शंकर लालवानी को। पवन, आप सुन पा रहे हैं शायद आवाज? पवन, पुनीत का आपसे सवाल है कि तमाम बातें हुई, कैलाश विजयवर्गीय का भी उन्होंने जिक्र किया कि इशारों में कुछ कहा, फिर कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में हरियाणा का क्या हाल कर गए वो देखिए। खैर, सवाल यह है कि काफी ज्यादा कुछ होना चाहिए था, मंथन चिंतन, लेकिन नाम रिपीट हो गया। इंदौर को लेकर यह सवाल पुनीत का आपसे। पवन प्लीज। देखिए, हर चीज पर बीजेपी जो नेतृत्व है उसने बहुत पहलू से मंथन किया और आपको याद हो कि बीजेपी ने पहले 24 सीटों की घोषणा मध्य प्रदेश में कर दी थी, उसके बाद में 5 सीटें बची थी। उसके बावजूद भी बीजेपी ने अपना कोर ग्रुप बुलाया, फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बीजेपी दिल्ली पहुंचे, यहां बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा हुई, पहले कोर ग्रुप की बैठक होती है और उसके बाद उस 5 सीटों पर फिर दोबारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी होती है। यानी कि हर पहलू को लेकर मंथन किया गया, हर बात को लेकर मंथन किया गया कि कौन कौन से उम्मीदवार को लेकर क्या समीकरण फिट बैठते हैं, क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहे हैं, जातिगत समीकरण क्या बन रहे हैं, कौन नेता किस तरह का बयान दे रहा है, उससे बहुत फर्क बीजेपी नेतृत्व को पड़ता नहीं है। लेकिन जमीन पर सबसे ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है, उसकी जातीय समीकरण क्या बन रहा है, उसका क्षेत्रीय समीकरण क्या बन रहा है, उसकी आसपास की सीटों के अगर लिहाज से अगर देखा जाए तो उनमें सबसे ज्यादा मुफीद समीकरण कौन सा फिट बैठ रहा है, उसको देख के जो है बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है। और फिर से इसीलिए उन्होंने जो उज्जैन से जो है शंकर लालवानी को जो है फिर से, अगर इंदौर की बात करें तो शंकर लालवानी को फिर से रिपीट कर दिया है।
ये जताते हुए भरोसा जताया है कि पिछली बार का उनका जो परफॉर्मेंस था उनका लगातार अच्छा था। जितने भी उम्मीदवार और जो बीजेपी के पास थे वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी के किसी साँचे में फिट नहीं बैठ रहे थे। क्षेत्रीय समीकरण फिट नहीं बैठ रहा था, जातीय समीकरण फिट नहीं बैठ रहा था, या आसपास की सीटों के हिसाब से इक्वेशन जो था वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा था। यही कारण है कि शंकर लालवानी को फिर से रिपीट किया गया। इसके साथ साथ इंदौर आपने देखा कि जो अनिल फिरोजिया है उज्जैन से, उनको भी रिपीट किया गया है। यानी कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपको जो वर्तमान में जो उम्मीदवार हैं पार्टी उन पर भरोसा जताती है। पिछली भी आपने जो लिस्ट जारी हुई थी 195 कैंडिडेट्स की, उसमें आपने देखा कि बहुत सारे नामों को रिपीट किया गया था। अगर उत्तर प्रदेश से बात करें तो 51 की लिस्ट में जीते हुए 44 के नाम की घोषणा की थी और 44 के 44 में रिपीट कर दिया गया था। तो यानी कि प्रधानमंत्री ये भरोसा दिखाना चाहते हैं कि मुझे मेरे सांसदों पर भरोसा है, उन्हें अपने परिवार पर भरोसा है। यानी कि साफ सीधा मैसेज यहां पर देने की कोशिश की गई है। इंदौर चल रहे हैं, मिथिलेश नजर आ रहे हैं इंदौर से हमारे साथ, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। मिथिलेश बताइए, इंदौर की जनता का क्या है मूड? शंकर लालवानी पर एक बार फिर बीजेपी का भरोसा? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 ने एक दिन पहले ही बता दिया था कि इंदौर के जो सांसद उम्मीदवार होंगे वो शंकर लालवानी होंगे, लोकसभा के जो प्रत्याशी होंगे वो शंकर लालवानी होंगे। पार्टी ने उन पर फिर से भरोसा जताया। फिलहाल इस वक्त मैं बीजेपी कार्यालय पे मौजूद हूं और इस वक्त यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। लोकसभा कार्यालय को उद्घाटन करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं और इस वक्त इंदौर के जो सांसद शंकर लालवानी है इस वक्त उनके साथ कार्यक्रम में मौजूद है। MIC मेंबर नगर निगम के इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। शंकर लालवानी फिर से पार्टी ने भरोसा जताया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए शंकर भैया का जो कार्यकाल रहा है 5 वर्ष का, उनकी सहजता, सक्रियता और जनता के लिए बिल्कुल सहज, सरल और आसानी से उपलब्ध नेता हैं। हम इंदौर की उनके लोकसभा के कार्यकाल की पिछली बात करें तो शहर के चहुमुखी विकास को उन्होंने दिशा दी है। चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे भविष्य का रेलवे स्टेशन की मंजूरी कराना हो, चाहे पश्चिमी बाईपास की बात अगर करें हम तो 1900 करोड़ रुपए की योजना उसके लिए उन्होंने मंजूर कराई केंद्र से। अमृत योजना के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए उन्होंने इंदौर शहर के लिए मंजूर कराए। नमामि गंगे के माध्यम से सीवरेज के लिए उन्होंने हजारों करोड़ की स्कीम मंजूर कराई है। तो बहुत सक्रिय, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और सबसे बड़ी बात शंकर भैया की सहजता, सरलता सभी कार्यकर्ताओं में उनको लोकप्रिय बनाती है। कार्यालय का उद्घाटन तो हो चुका है और कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ पर आए और यहाँ पे तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद हैं। लालवानी जी मौजूद हैं। इसके बाद कितना बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला, किस तरीके से आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं? क्योंकि शंकर लालवानी के नाम को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो शुरू से कह रहे थे किसी नाम पर मोहर लगना चाहिए। देखिए, कार्यालय का उद्घाटन तो एक बस प्रक्रिया है, बाकी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चरैवेति चरैपति के सिद्धांत पर लगातार काम करता है। वो 365 दिन 24 घंटे काम करने वाला कार्यकर्ता होता है। तो हम इस लोकसभा के चुनाव का बस इंतजार कर रहे हैं। जनता भी इंतजार कर रही है कि वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वापिस देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमसे लोग बोलते हैं कि आप आज चुनाव कराओ ताकि हम जाकर कमल के फूल के ऊपर बटन को दबाएं और वापिस से नरेंद्र मोदी जी को देश के अंदर बिठाएं। पिछली बार जीत का आंकड़ा 5 लाख के ऊपर था, इस बार कैलाश जी बोल चुके 8 लाख से ज्यादा जीत का मार्जिन होगा। देखिए, हम आंकड़े की तो बात नहीं करते, आंकड़े जनता तय करेगी, मगर जो भी जीत होगी वो ऐतिहासिक होगी। जो भी जीत होगी ऐतिहासिक होगी। और न्यूज 18 की खबर बहुत लगी है। न्यूज 18 ने कल ही कह दिया था कि लोकसभा के लिए जो उम्मीदवार होंगे इंदौर से वो सांसद शंकर लालवानी होंगे। ठीक है, शंकर लालवानी होंगे। और दिलचस्प बात क्या है कि 2019 और 2024, ललित आप इसको रिलेट कर पाएंगे। 19 में जब ये नाम शंकर लालवानी सामने आया था तो ये जो बीजेपी के नेता अभी बाइट दे रहे थे वो बहुत चौंक गए थे कि ये कौन सा नाम आ गया अचानक से, शंकर भैया को टिकट दे दिया। लेकिन अब ये अगर आप कोई डिवाइस खरीदते हैं तो ओके टेस्टेड बहुत लिखना जरूरी होता है, उसके ऊपर चिपकी चिपकानी जरूरी होती है। तो ये ओके टेस्टेड के साथ चिपका दी गई। पुराने निकले। पवन हमारे साथ जुड़े हुए, पुनीत प्लीज आप कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बालाघाट जो है वो थोड़ी सी चौंकाती है और पवन से बालाघाट के बारे में समझते हैं। पवन, बालाघाट से भारती पारधी को टिकट दिया, हालांकि माना जा रहा था कि ये तो बिसेन साहब के परिवार में चली जाएगी सीट, उनके पास टिकट चला जाएगा, लेकिन बीजेपी ने यहां से चौंकाया है। अब बिल्कुल बालाघाट के लिए ज्यादा चर्चा यही हो रही थी कि मौसमी
बिसेन को या तो टिकट दिया जाएगा या हो सकता है गौरी शंकर बिसेन को, और जिसको लेकर के चर्चा भी थी। और जब लिस्ट आई थी, पहली लिस्ट, उसमें जब 5 शहरों के नाम रोके गए तो उस समय ये कयास और ज्यादा बढ़ गए थे। बल्कि बीजेपी में भी यही चर्चा थी कि शायद बिसेन परिवार के कारण ही इस नाम को होल्ड पर रखा गया है। लेकिन आज ये है, क्लियर कर दिया गया है कि बिसेन परिवार को मौका नहीं दिया है, लेकिन जो नाम आया है, महिला को टिकट दी गई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मंशा स्पष्ट है कि महिलाओं को प्राथमिकता देने का प्रयास किया जा रहा है और जहां संभव होगा वहां महिलाओं को टिकट भी दी जाएगी। तो अब जो है ये संशय खत्म हो गया है और कहीं ना कहीं इससे हो सकता है बिसेन परिवार नाराज हो। लेकिन बीजेपी का खेमा जो है वो उत्साहित है कि महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और मोदी जी के वादे को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी जी, चलिए मैं आपको इस वक्त रोकना चाहूंगा। बेहद खास पैनल भी हमारे साथ बनी हुई है और युवराज पोखरना साहब हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, स्वागत है आपका। सरमन सर लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा रविंद्र तोमर साहब पूर्व विधायक हैं आप कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। तोमर साहब का भी बहुत स्वागत। अगर छोटे जवाब मिलेंगे तो ज्यादा सवाल लिए जा सकेंगे, लेकिन सबसे पहले युवराज पोखरना साहब के पास मैं आना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो लिस्ट आई है, भले ही 5 नाम इसमें है, इसको लेकर एक क्विक रिएक्शन, फिर अगला सवाल रहेगा। जी बॉस, ये जो लिस्ट में देख रहा हूं मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा। मैं अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले जो विधानसभा चुनाव है, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। लगभग 49% वोटर बेस है जो बीजेपी का है। 1% वोट मिला था नोटा को और समाजवादी पार्टी को मिला था आधा प्रतिशत। 66 सीट ऐसी थी जहां आम आदमी पार्टी लड़ी और जमानत जब्त होगी उनकी। तो ये जो मैच था, इट वॉज बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 40%, तो ये बीजेपी कांग्रेस के बीच के ही था। प्लस ये अभी जो मोदी की गारंटी आ गई, महिला रिजर्वेशन आ गया, ये इतने विकास कार्य जो आ गए, अभी मोदी जी की जो लहर प्रबल और प्रखर हो गई, तो ये बीजेपी के पक्ष में ही था। और एक बात आप अंडरलाइन करके रखिए कि उस सीट से काला रुमाल भी आप खड़ा रखेंगे तो वो रुमाल जीत जाएगा। जी, तो ये तो आश्चर्यजनक कोई बात लेकिन नहीं सर इसमें मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बीजेपी को इसके लिए अलग से एक्सरसाइज करनी पड़ी। नाम तो रिपीट है सीटों पर, लेकिन एक्सरसाइज करनी पड़ी। इसका मतलब कि बीजेपी को कहीं कुछ लग रहा होगा, इसलिए तो होल्ड की गई और आज फिर नामों का ऐलान होगा। सर वो ऐसा है कि शादी आप 10,000 में करो या 10 करोड़ में करो, एक तो फूफा नाराज होना ही होना है। बीजेपी का प्रयास ये रहता है कि जब पूरी पार्टी को मोदी जी ने मोदी का परिवार कह दिया, तो संभवतः वो देख रहे थे समीकरण कैसे बिठाएं। जैसे मैं 20 सेकंड लेके शंकर लालवानी का कहना चाहता हूं। कुछ मेरा उनसे भेंट हुआ, मिलना हुआ, सरल, मृदुल, सबसे बात करते हैं, इजीली अवेलेबल, और पार्टी में और कोई सिंधी चेहरा है नहीं। सीए आने के बाद एक ये जाति है जो सीए से प्रभावित होती है, सिंधी, तो हो सकता है समीकरण साधने सिंधी को दे दिया। मेरे पास भी जो खबर थी, कटने वाली सीधा फायदा पहुंचाते हुए शंकर लालवानी को उसका फायदा मिल गया। एक बात और भी अच्छी है कि फूफा मैनेजमेंट बीजेपी का बहुत अच्छा है। वहां पर तो बिल्कुल मैनेजमेंट है ही अच्छा, उसका असर हम देख भी रहे हैं। लेकिन तोमर साहब, जो मेगा ओपिनियन की पोल की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के बहुत सुखद नहीं है। लगातार खबर भी आ रही है कि कांग्रेस से छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी के रास्ते उनके भगवा पटका थाम रहे हैं। लेकिन सवाल आपसे, जो एमपी के 5 बचे हुए नाम भी बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिए, कितनी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए, और आपके बचे हुए नाम कब सामने आ रहे हैं? देखिए, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में जीत और हार 2 चीजें होती हैं, लेकिन बात यह है कि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता की जो वास्तविक चीजें हैं, नौजवान को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, और महंगाई चरम सीमा पे है। तो हम विपक्ष के लोगों का काम है कि सत्ता के में बैठे लोगों को जनता की जो आवाज है उसको उठाना, और उसी मुद्दे पे हम चुनाव के मैदान में होंगे। चुनौती इसलिए नहीं हम मानते इसको कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक व्यक्ति जीतता है और एक हारता है। हारने वाले का भी 5 साल चलता है, उसको भी आवाज जनता की उठानी, और जीतने वाले की भी जिम्मेवारी है कि वो जनता की जो वास्तविक जरूरतें हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, उन मुद्दों पे बात करें। और अगर वो नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है सर, लेकिन लिस्ट की बात हो रही थी और ये आपसे समझना चाह रहे हैं कि मुद्दे तो तमाम हैं, एक मुद्दा ये भी है टिकाऊ का। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि कौन टिक रहा है।
नहीं, ये तो कांग्रेस तो टिकट जिसको दे रही है वो टिक रहा है, कहाँ जा रहे हैं? जिसको नहीं दे रही वो नहीं टिक रहा है। नहीं, ये भी बात नहीं है, ये भी बात नहीं है कि जो नहीं दे रही वो नहीं टिक रहा है। जाना और आना तो ये लोकतंत्र में आपको पता है। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का चुनाव मध्य प्रदेश में भी हुआ था, दो ही दल है प्रमुख रूप से जो चुनाव लड़ रहे हैं वहां, लेकिन उसमें जब ये प्रचार था, जनता में चर्चा थी, आम चर्चा थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कोई जीते हारे कांग्रेस सरकार बनेगी, तो तमाम भाजपा के लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। तो ये जाने वाले, इन पे ध्यान देकर के कोई पार्टी, वो नहीं होता कि मतलब पार्टी में कोई चला गया तो विचारधारा खत्म हो गई। मतलब आप कांग्रेस पार्टी का एटीट्यूड तो ललित ये हो गया है कि जाओ तो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। खैर, आपका समाधान के लिए साहब से हम नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में प्लीज, तो जाने और आने की बात नहीं हो रही, बात सिर्फ ये हो रही कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे, जो विचारधारा से सहमत है वो काम कर रहा है पार्टी में। अगर वो कोई जाने वाला है तो हम उसको ये नहीं कि मतलब हम उसके पीछे पड़ जाए। आएंगे। बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं तोमर साहब, तो हमने मना कब किया? मैंने कहा था छोटे छोटे जवाब चाहिए। सरमन सर, बहुत शॉर्ट में 5 नाम का ऐलान हुआ, आपका क्विक रिएक्शन बहुत शॉर्ट में सर प्लीज। देखिए, 5 नाम की जो घोषणा हुई है, अच्छे नाम है, बहुत प्रभावी नाम है, और चूंकि चुनाव नरेंद्र मोदी जी की क्रेडिबिलिटी उनके ब्रांड के ऊपर लड़ा जा रहा है, तो किसी को भी उम्मीदवार बना दे, जैसा कि न्यूज 18 के सर्वे में भी आए, उसके पहले के भी सर्वे में, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 28 की 28 सीटें तो जीत भी रही है, 29 में भी जीतने की संभावना है। तो इसलिए जो कैंडिडेट हैं, अनिल फिरोजिया जी हैं, या सावित्री ठाकुर हैं, या बंटी साहू हैं, या भारती पारदी जी हैं, ये अच्छे कैंडिडेट हैं और ये बहुत जमीन पर इनकी मजबूत पकड़ है। वो बात वही युवराज जी ने भी कहा था कि काला रुमाल आप करवा दीजिए तो भी जीत मिलेगी। बिल्कुल, और ये खास जो हमारे जो मेगा ओपिनियन पोल है ये लगातार जारी है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त कम रहा, ज्यादा रहा, लेकिन कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन